हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर सुपर सेवर कोर्स। और देखो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री के बेसिक्स के साथ। फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ते टाइम आपको जो बेसिक चीजें चाहिए होती है, ठीक है, तो ऑब्वियसली आप लोग 11th क्लास में कुछ चीजें पढ़ चुके हो, बट जैसा हमने आपसे कहा था कि पहले हम आपको 11th की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें रिवाइज करवाएंगे, अच्छे से उनको सिखाएंगे ताकि आप उनको आगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर अच्छे से यूज कर सकें। पहला लेक्चर आपका है, चीजों पे आपको ध्यान रखना है। फिजिकल केमिस्ट्री सीखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके बेसिक्स। सबसे पहले आपको अपने बेसिक्स के ऊपर काम करना चाहिए बहुत अच्छे से। जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना आपके लिए सबसे क्रूशियल होता है। तो जो भी मैं चीज आपको पढ़ाऊं उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आपको अपनी शीट्स के अंदर मिलेंगे, उन क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज फिजिकल केमिस्ट्री सीखने के लिए प्रैक्टिस। क्वेश्चंस जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आप उस कंसेप्ट को अप्लाई करना नहीं सीखेंगे। तो बिल्कुल तमीज से आज जो आपने पढ़ा हर लेक्चर का काम उसी दिन आपको खत्म करना है, ये आपको डेडिकेशन दिखाना होगा, तभी आप चीज सीख पाएंगे ना। फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री दो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट आप लोग मान के चलते हो, जो भी नीट वाले स्टूडेंट्स होते हैं। तो इन चीजों को जरूर फॉलो करें। जो आपने आज पढ़ा उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आपको आज ही करने हैं। बस इतना सा काम आपने रोजाना कर लिया तो आपकी फिजिकल केमिस्ट्री बहुत अच्छी हो जाएगी और आप उसका कोई भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आओगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, हर दिन काम करना है। जो आज पढ़ाया गया उसको अच्छे से रिवाइज करके उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं। क्लास में करवाए गए क्वेश्चंस को दोबारा करना है, प्लस जो आपके पास स्टडी मटेरियल है उसके क्वेश्चंस को आपको बहुत अच्छे से करना है। और चैप्टर खत्म होने के बाद नीट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को एज अ पेपर आपको सॉल्व करना है। 3 काम आपको करने हैं, लिख लो अच्छे से। बस ये 3 काम फॉलो करने हैं, मेरे साथ चुपचाप चलते जाना है। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग बेसिक मोल कंसेप्ट के साथ। और क्योंकि आप सभी जानते हैं मोल कंसेप्ट आपने बहुत पहले पढ़ा था, शायद कुछ चीजें आपको याद हो, कुछ चीजें याद ना हो। कुछ टूल्स हैं जो मैं आपको सिखाऊंगा, जो आपको ध्यान रखने होंगे, वो आपके काम में आ सकते हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं। मोल कंसेप्ट में हम ये बेसिक चीजें पढ़ने वाले हैं क्योंकि यही चीजें आपके सारी काम में आती है। एटॉमिक मास क्या होता है, रिलेटेड एटॉमिक मास क्या होता है, मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास, छोटे टर्म्स जो आपको पता होने चाहिए। फिर हम बात करेंगे मोल्स और उसकी कैलकुलेशन की। उसके बाद हम लोग बात करेंगे स्टोइकियोमेट्री एंड लिमिटिंग रिएजेंट और पीओएसी, एक टूल जो आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना सिखाता है। परसेंटेज कंपोजिशन, एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम लोग सीखेंगे। कंसंट्रेशन टर्म्स और उनके इंटरकन्वर्जन जो आपके आगे तक काम में आते हैं। तो ये वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मूल कंसेप्ट्स हैं जो आपको सीखने होते हैं और आपके आगे तक काम में आते रहते हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं अपने पहले और बेसिक टर्म के साथ, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक मास। एक्चुअली एटॉमिक मास की जगह हम इसे बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। तो देखें, आज तो हमारे पास ऐसे डिवाइसेस, ऐसी मशीन्स, ऐसे चीजें हैं, टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू हम एक छोटे से एटम का मास कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन जब ये सब चीजें डिफाइन की गई थी तब ऐसा कोई डिवाइस नहीं था जिससे आप एक एटम का मास कैलकुलेट कर सको। तो उस टाइम पर एटॉमिक मास की जगह एक टर्म डिफाइन किया गया, रिलेटिव एटॉमिक मास, जिसमें केमिकल कैलकुलेशंस के थ्रू आप एक एटम का मास दूसरे एटम से कंपेयर कर सकते थे। कि मान लो ऑक्सीजन एटम का मास जो है, ऑक्सीजन के एक एटम का मास जो है नाइट्रोजन के मास का कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स है, 1.5 टाइम्स है, 0.3 टाइम्स है। तो वो हम केमिकल कैलकुलेशंस के थ्रू कर सकते थे। तो यहां पर क्या किया गया, एक स्टैंडर्ड वैल्यू डिफाइन की गई। क्या डिफाइन की गई? एक स्टैंडर्ड वैल्यू। आप सभी जानते हैं वो जो स्टैंडर्ड वैल्यू थी वो थी 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। तो ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू डिफाइन की गई और सारी वैल्यूज को इसके रिलेटिव, है ना, जितने भी एलिमेंट्स थे उनके एक एटम के मास को इस वैल्यू से कंपेयर किया गया, यानी इसके रिलेटिव निकाला गया। तो देखो, रिलेटिव एटॉमिक मास को समझने के लिए वो छोटी सी चीज सीखनी होगी जो फिजिक्स की होती है। जैसे मान लो आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है ए, उसका मास है 5 किलोग्राम, ठीक है, और आपके पास कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है बी, उसका मास है लेट्स से 8 किलोग्राम। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ मास ऑफ ए रिलेटिव टू बी कितना होगा, तो यह मास ऑफ ए रिलेटिव टू बी कितना हो जाएगा, 5/8 होगा ना। क्योंकि हमने सीखा है कि हम जिसके रिलेटिव निकालते हैं उसके मास से क्या करेंगे, डिवाइड। एक चीज, दूसरा देखना, ये भी किलोग्राम, ये भी किलोग्राम, तो ये जो रिलेटिव वैल्यू आएगी ये कैसी होगी, यूनिटलेस। या बच्चे समझते हो, है ना। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मास ऑफ बी रिलेटिव टू ए निकालो, मास ऑफ बी रिलेटिव टू ए, तब आप कितना लिखोगे? हाँ, तब आप लिखोगे 8/5। जिसके रिलेटिव निकालते हैं उससे डिवाइड करता है, और देखो ये वाली भी यूनिटलेस होगी। तो अगर आप ये समझते हो तो रिलेटिव टू मास समझना आपके लिए बहुत आसान है। कई लोग इसकी डेफिनेशंस को रटने की कोशिश करते हैं, रटना नहीं है। देखो, मेरे साथ आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपको चीजों को समझना है,
बेसिक्स पे काम करना है कि काम कैसे करता है, वो आप समझ गए तो फॉर्मूले आप खुद बना सकते हो और वो आपको अच्छे से याद भी रह सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी कंसेप्ट को यूज करता हूं, सॉरी पूरी डेफिनेशन ही गायब हो गई। तो इसी कंसेप्ट को अगर हम यूज करें तो हम रिलेटिव एटॉमिक मास को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। देखो नाम से पता लग रहा है रिलेटिव एटॉमिक मास, और ये जो रिलेटिव एटॉमिक मास है ये आपको किसके रिलेटिव निकालना है, आपको निकालना है 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। ठीक है, और आप अच्छे जानते हो इस वैल्यू को हम 1 AMU या फिर U बोलते हैं। यहां पर U का मतलब क्या होता है, यूनिफाइड मास। क्या बोलते हैं इसे, इसे हम बोलते हैं यूनिफाइड मास। ठीक है, चलिए तो जैसे मान लो मुझे कैलकुलेट करना है रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ लेट्स से ऑक्सीजन मुझे पता करना है। तो बताओ ऑक्सीजन का एटॉमिक मास में किसके रिलेटिव निकाल रहा हूं, हाँ इस वैल्यू के। तो जिसके रिलेटिव निकालते हैं उससे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ये चीज आपको समझ में आ चुकी है। अच्छा हम किसका एटॉमिक मास निकाल रहे हैं, ऑक्सीजन का। तो मैं क्या करूंगा, ऑक्सीजन के एक एटम के मास को इससे कंपेयर करूंगा। तो मैं क्या लिखूंगा, डेफिनेशन क्या बनेगी भाई, ऊपर तो मैं लिख दूंगा मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम डिवाइडेड बाय जिसके रिलेटिव निकाल रहे हैं उससे डिवाइड करेंगे, उसको मैं डिवाइड कर दूंगा इस वैल्यू से, दैट इज 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। ये आपके लिए समझना बहुत जरूरी है क्योंकि कई बार छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं उसमें बोलता है इसको 1/12 की जगह 1/6 कर दिया, बताओ एटॉमिक मास पे क्या फर्क पड़ेगा। तो ये आपको बताना आना चाहिए कि भैया क्या फर्क पड़ेगा, वो आप इस फॉर्मूले से ही बता सकते हो, अदरवाइज नहीं बता सकते। अभी मैं आपको क्वेश्चन भी करवाऊंगा, बट अभी आप समझो। अब जैसे मैंने आपको सिखाया कि हमारे पास उस टाइम पर ऐसी टेक्निक थी, ऐसे मेथड्स थे केमिकल जिनसे हम एटॉमिक मास कंपेयर कर सकते थे। तो जब ऑक्सीजन का मास कंपेयर किया गया तो ये देखा गया कि ऑक्सीजन का मास इस वैल्यू का 16 टाइम्स आता है। तो ये हो जाएगा 16 टाइम्स ऑफ 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। या फिर सिंपल वर्ड्स बोलूं, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास था 16 AMU, और नीचे देखो 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम है, तो ये भी 1 AMU ही है बेसिकली। तो AMU से AMU क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अल्टीमेटली आपको रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना मिल गया, 16 मिल गया, जो कि बेसिकली कैसी क्वांटिटी होगी, एक यूनिटलेस क्वांटिटी होगी। कैसी क्वांटिटी होगी, यूनिटलेस। तो ये बेसिक डेफिनेशन समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज के ऊपर आप जरूर ध्यान दें। तो आप देखो अब अगर हम इसको एक फॉर्मूले में कन्वर्ट करें, फॉर्मूला कैसे, जैसे ये है आपके पास रिलेटिव एटॉमिक मास। तो जो रिलेटिव एटॉमिक मास है उसको कैसे डिफाइन करेंगे भाई, हम जिस एलिमेंट का एटॉमिक मास या रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना चाहते हैं उसके एक एटम का मास लेंगे। जैसे आपने यहां पे लिया तो आप ऊपर क्या लिखोगे, देखो फॉर्मूला आप खुद बना रहे हो। अब क्या, मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, ठीक है, और उसे आप किससे डिवाइड करोगे, स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम होगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, किसी भी गिवन एलिमेंट के लिए रिलेटिव एटॉमिक मास डिफाइन कर सकते हो। रिलेटिव मास सिंपली क्या है, एक एटम का मास डिवाइडेड बाय 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। ये आपका बेसिक फॉर्मूला है जो आपको खुद बनाना आना चाहिए, इसलिए मैंने आपको चीज सिखाई है। रटवा तो मैं वैसे भी देता। अब कभी भी कोई ऐसा क्वेश्चन मिल रहा है जिसमें वो 1/6 कर दे, 1/10 कर दे, 1/20 कर दे, तो आपको यहां से उस क्वेश्चन को क्या करना होगा, अप्रोच करना होगा। एक बात बोलो, समझ में आती है, बढ़िया समझ में आती है ना, आनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा अब देखो एक और चीज दिखाता हूं मैं आपको, बहुत अच्छे समझ में आएगी वो चीज भी अगर आप फोकस करेंगे ध्यान से। तो भाई देखो मैंने आपको ऑक्सीजन के लिए एक चीज कैलकुलेट करना सिखाया। भाई ऑक्सीजन के लिए हमने दो चीजें देखी, एक तो देखा 16 और एक है 16 AMU। देखो इस वैल्यू को मैं AMU लिख सकता हूं, ठीक है। तो आपको इन दोनों में डिफरेंस पता होना, बताओ 16 क्या है इसका, हाँ 16 क्या है, 16 इसका रिलेटिव एटॉमिक मास है। क्या है, 16 इसका रिलेटिव एटॉमिक मास। बताओ 16 AMU क्या है, 16 AMU को एटॉमिक मास नहीं बोलते हैं, ध्यान रखना जब AMU हम यूज कर रहे हैं ना तो हम इसे बोलते हैं मास ऑफ 1
ऑक्सीजन एटम। क्या बोलते हैं? मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम। ये आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। 16 और 16 एएमयू में डिफरेंस। 16 ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास, हाँ दोनों की वैल्यू सेम है, कोई फर्क नहीं है, लेकिन यूनिट का बहुत फर्क है। 16 ये यूनिटलेस है, रिलेटिव एटॉमिक मास है, और 16 एएमयू ऑक्सीजन के एक एटम का मास है। और ये तो गांव का बच्चा जानता है, नहीं जानता है तो जान ले कि 1 एएमयू की जो वैल्यू होती है, 1 एएमयू की वैल्यू कितनी होती है? 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम, या फिर हम इसे 1/Na ग्राम लिखते हैं। देखो मैं आपको ये चीजें क्यों सिखा रहा हूं, क्योंकि 90% स्टूडेंट्स को ये सब वैल्यूज पता होती हैं पर उन्हें यूज करना नहीं है। तो मैं नहीं चाहता कि जो लोग मुझसे पढ़ गए वो ये गलती करें, इसलिए हम इनके ऊपर फोकस कर रहे हैं। आप भी ध्यान से देखें और सुने। ये आपको पता सब होते हैं लेकिन इनका मतलब समझ में नहीं आता, इनको यूज कैसे करना है, तो वो मैं आपको सिखाने वाला हूं। कॉपी करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए तब देखिए बढ़ते हैं आगे, और कुछ और चीजें सीखते हैं, पर कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें जिनके ऊपर आपको ध्यान रखना होगा। तो पहली चीज आपने देख ली है कि 16 रिलेटिव मास है, और एएमयू जो है वो मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम होता है। अब देखो मैं आपको एक और टर्म सिखाता हूं, मोलर मास। ठीक है, क्या सीखने जा रहे हैं हम लोग? सीखने जा रहे हैं मोलर मास। तो मोलर मास क्या है? देखो मोलर मास नाम से ही पता चल रहा है, बट इसकी बेसिक डेफिनेशन आप लोगों को पता होना बहुत जरूरी है। मोलर मास क्या होता है? मोलर मास इज मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस। किसी भी चीज के 1 मोल का मास आप किस में लगा दो, निकाल दो ग्राम में, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसका मोल मास। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मोलर मास हमेशा ग्राम में लिखा जाता है और मोलर मास की जो यूनिट होती है वो होती है ग्राम पर मोल। क्या होती है? ग्राम पर मोल मोलर मास की यूनिट होती है। ठीक है, अब देखो आप सभी जानते हो 1 मोल। अभी 1 मोल का और मैं आपको एलाबोरेट करके अच्छा सा मतलब सिखाऊंगा, बट हाल फिलहाल के लिए आप सभी जानते हैं कि 1 मोल जो होता है उसके अंदर 6.023 इंटू 23 पार्टिकल्स होते हैं। पार्टिकल्स बोल दो, यूनिट्स बोल लो, जो आपकी इच्छा हो बोल दो। ठीक है 1 मोल का सिंपल सा मतलब होता है ये नंबर, जिसे आप एवोगैड्रोस नंबर Na के नाम से जानते हो। ठीक है, चलिए अब चलते हैं मोलर मास पे। मोलर मास निकालना बहुत आसान है। ठीक है, सिंपल सी गणित है, सिंपल सी गणित। ठीक है, एक चीज 5 रुपए की है तो 10 चीज कितने की होगी? 50 रुपए की ना, बस वही है, वही है, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। ठीक है, तो मान लो मेरे पास एक चीज है A, उसका मास है 5 ग्राम, और मुझे निकालना है मोलर मास ऑफ A। तो बताओ अगर मुझे मोलर मास ऑफ A निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे 1 मोल A का मास निकालना पड़ेगा। बताओ 1 A का मास कितना है? 5 ग्राम है। बताओ 1 मोल में कितने A होंगे? इतने। इसको मल्टीप्लाई कर दो इस वैल्यू से, तो ये आ गया इसका मोलर मास, जो कि 5 Na ग्राम होगा। मान लो मेरे पास कोई दूसरी चीज है B। ठीक है, उस B का मास है 1 किलो। अब मैं आपसे बोलूं बताओ मुझे मोलर मास ऑफ B बताओ कितना होगा? कितना होगा? नहीं, क्या करोगे? देखो पहले B, मोलर मास हमेशा किसमें लिखते हैं? ग्राम्स में। तो पहले B का मास लिखो ग्राम में, तो ये कितना हो गया? 1000 ग्राम हो गया ना। अब अगर आपको मोलर मास ऑफ B लिखना है तो 1 B का मास और 1 मोल में कितने होंगे? B Na। तो देखो उसको आपने Na से मल्टीप्लाई, तो यहां से देखो छोटा सा फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा है। ऑल्दो मैं फॉर्मूले रटवाने में बिलीव नहीं करता हूं, बट ये आपको समझ में आएगा इससे कि अगर आपको दुनिया में किसी भी चीज का मोलर मास निकालना है, किसी भी चीज का, तो मोलर मास ऑफ सब्सटेंस जो होगा, मोलर मास, बताओ वो किसके इक्वल होगा? वो इक्वल होगा मास ऑफ 1 यूनिट इन ग्राम। ठीक है, और उसे आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? Na से। 1 यूनिट का मास अगर आप ग्राम में लिखो और उसको Na से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको उसका मोलर मास मिल जाएगा। जैसे आपने A का मोलर मास निकाला तो आपने क्या किया? A का मास ग्राम में लिखा और उसे Na से मल्टीप्लाई कर दिया। B का निकाला, उसका मास ग्राम में लिखा और उसे Na से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये चीज आपको करनी होती है। तो अब बेसिक सी बात यह है कि आपको मोलर मास कैलकुलेट करना आना चाहिए। अब देखो मैं आपके सामने एग्जांपल ले रहा हूं, जो हमने पिछले पेज पे सीखा वो सब अब यहां पर आपके पास काम में आएगा, और इस तरह हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है चलिए, तो मान लो मुझे कैलकुलेट करना है मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन। मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, अगर मैं मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट करना चाहता हूं
तो बताओ मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन जो है वो किसके इक्वल होगा? उसके लिए मुझे लिखना होगा मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम इन ग्राम्स। आपको एक ऑक्सीजन एटम का मास ग्राम्स में लिखना है और उसे किससे मल्टीप्लाई करना है? Na से। तो आप देखो थोड़ी देर पहले, जस्ट थोड़ी देर पहले आपने देखा कि भैया ऑक्सीजन के एक एटम का मास जो होता है वो होता है 16 AMU, ये रहा, देखा था। और इस AMU को ग्राम में बदलने का फॉर्मूला है ये है। तो आप देखो मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम इन AMU आप कितना लिख सकते हो? भाई होता है 16 AMU, लेकिन आपको AMU में नहीं लिखना, आपको इसमें लिखना है ग्राम में। तो AMU को बदलो ग्राम में तो ये बन जाएगा 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम इंटू Na की वैल्यू कितनी होती है? 6.023 इंटू 10⁻23। ध्यान से देखें ये दोनों जब मल्टीप्लाई होते हैं तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1 आ जाती है। तो ये वैल्यू कैलकुलेट करके आ जाएगी 16 ग्राम। और यहां से आप एक और चीज सीख सकते हो कि 1 AMU जो होता है वो 1/Na ग्राम के इक्वल होता है। 1 AMU 1/Na लिख दो, Na से Na कैंसिल, 1 ग्राम बचेगा। तो ये आ गया देखो ऑक्सीजन का मोलर मास। तो अगर आपको किसी भी एटम या एलिमेंट का मोलर मास निकालना है तो उसके एक एटम का मास ग्राम में लिखो और उसे Na से मल्टीप्लाई कर दो, तो इस तरह से आपको मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन मिल जाए। तो ये बात क्या होता है? अब आपको याद क्या रखना है, समझ के क्या चलना है यहां से? तो बहुत सिंपल सी बात है भाई, ऑक्सीजन के लिए आपने 3 चीजें लिखना सीखा। एक आपने लिखा 16, एक आपने लिखा 16 AMU या फिर 16U, और एक चीज आपने लिखी 16 ग्राम। तो बताओ 16 क्या है? 16 है इसका रिलेटिव एटॉमिक मास। 16 AMU या 16U क्या है? यह है मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम। और ये क्या है? यह है मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन। ध्यान से देखो, आपने जब ऑक्सीजन का मोलर मास निकाला है तो कुछ नहीं किया, उसके एटॉमिक मास के आगे ग्राम लगा दिया है। इसलिए कभी कभी हम इसे ग्राम एटॉमिक मास भी बोल देते हैं। तो छोटे छोटे टर्म्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो मेन चीज है ये 3 चीजें लिख सकते हो, 16, 16U या 16 AMU या फिर 16 ग्राम, और ये इन सब का सिग्निफिकेंस है, ये आपको समझ में आना चाहिए। एग्जैक्टली ऐसे ही एक मॉलिक्यूल के लिए हम डिफाइन करते हैं मॉलिक्यूलर मास। क्या डिफाइन करते हैं? मॉलिक्यूलर मास। तो अब मॉलिक्यूलर मास में मुझे आपको ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ये जो मॉलिक्यूलर मास है, जैसे मान लो H2O है, ठीक है, तो सभी एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस का सम कर दो तो आपको मॉलिक्यूलर मास मिलता है, ठीक है। H2O हाइड्रोजन, ठीक है, वाटर हो गया 18। इसके लिए मैं 3 चीज लिख सकता हूं, 18U और लिख सकता हूं 18 ग्राम। तो डिफरेंस वही है। 18 क्या है? इसका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। ध्यान रखना मोलर मास नहीं है, मॉलिक्यूलर मास। ये क्या है? इसे हम बोल देंगे मास ऑफ वन H2O मॉलिक्यूल, और ये क्या हो जाएगा? उसका मोलर मास ऑफ H2। ठीक है, तो ये 3 वैल्यूज होती हैं जो आपको यहां पर देखनी होंगी, तीनों को समझना होगा। बाकी कुछ कॉमन एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस आपको पता होनी चाहिए, तो आप लिख सकते हो हाइड्रोजन का होता है 1, लिथियम हीलियम का होता है 4, ये आप जानते हो, लिथियम का होता है 7, बोरोन होता है 10, कार्बन होता है 12, नाइट्रोजन होता है 14, ऑक्सीजन होता है 16, ठीक है। ऑक्सीजन के बाद आ जाओ सीधा सोडियम पे जो होता है 23, फिर आप आ जाओ मैग्नीशियम पे, वो होता है 24, फिर आप आ जाओ एल्यूमिनियम, वो होता है 27, सिलिकॉन इज 28, फॉस्फोरस इज 31, सल्फर होता है 32, क्लोरीन हो गया 35.5, उसके अलावा आ जाओ पोटेशियम होता है 39, कैल्शियम होता है 40। मैं सब कॉमन बता रहा हूँ जो आपके जनरली काम में आते रहते हैं, याद बात नहीं रखने, जब आए और आपको पता नहीं है तो यहाँ से देख के आप काम चला सकते हो, वैसे जनरली क्वेश्चंस में दिया हुआ होता है, ठीक है। क्रोमियम हो गया 52, देन आपके पास मैंगनीज हो गया, वो होता है 55, फिर आ गया आपके पास आयरन जो कि है 56, आयरन के बाद आपके पास आ गया निकल जो कि होता है 58, कोबाल्ट जो कि होता है 58, 59 दोनों यूज करते हैं, वो क्वेश्चन में स्पेसिफाइड होगा, ठीक है। फिर आपके पास आ गया जिंक जो कि होता है 65, उसके बाद आप आ जाओ 65 के बाद हम चलते सीधा ब्रोमीन के ऊपर जो कि होता है 80, फिर आप आ जाओ सिल्वर जो कि होता है 108, कॉमनली काम में आता है, आयोडीन विच इज 127,
देन आपके पास होता है प्लेटिनम, ये भी काम में आता है 195, और एक होता है मरकरी जो कि होता है 200, लेड 208। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन एटॉमिक मासेस हैं जिनको आपको यूज करना पड़ता है, इसलिए मैंने इनको सबको लिखवा दिया। ठीक है, चलिए तो हमने एटॉमिक मास, एक एटम का मास और मोलर मास तीनों चीज डिफाइन कर दी है। सेम इसी तरह मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। जब भी किसी चीज का मास यू में, एएमयू में, यू में दिया हुआ है, मतलब उसके एक एटम का, दो एटम का, तीन एटम का, चार एटम का इनका मास होता है। मैं आपसे बोलूं कि बताओ 72 AMU या 72 U ऑफ H2O, तो इसका मतलब क्या है भाई? देखो एक H2O होता है 18U और 18 4 द 72, मतलब आपके पास 4 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है। तो ये आपको बहुत अच्छे से देखना आना चाहिए, कई बार आपकी चीजें काम में आ जाती है। ठीक है, ध्यान रख लेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अब हम एक और टर्म जिसे हम बोलते हैं फॉर्मूला यूनिट मास। कभी कभी इसे फॉर्मूला मास बोल देते हैं या फिर फॉर्मूला यूनिट मास बोल देते हैं। तो इसमें कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। ये किसके लिए काम में आता है? इट इज यूज्ड फॉर आयनिक कंपाउंड्स, यूज्ड फॉर आयोनिक कंपाउंड्स। देखो अगर हम आयनिक कंपाउंड्स की बात करें तो जैसे वाटर है ना, जैसे H2O है, तो H2O एक कोवेलेंट कंपाउंड है। ठीक है, तो इसे हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल, कि भाई ये H2O का एक मॉलिक्यूल है। वहीं अगर हम आयनिक कंपाउंड की बात करें जैसे NaCl, तो NaCl एक आयोनिक कंपाउंड है। तो आयनिक कंपाउंड के लिए, फॉर आयोनिक कंपाउंड वी डोंट यूज मॉलिक्यूल वर्ड या मॉलिक्यूल टर्म। ये जो मॉलिक्यूल टर्म है ये हम आयनिक कंपाउंड्स के लिए यूज नहीं करते हैं। ठीक है, किसके लिए यूज करते हैं? वी यूज फॉर्मूला यूनिट। दैट इज, अगर आपके पास एक NaCl है तो हम इसे एक NaCl फॉर्मूला यूनिट बोलेंगे। चलते फिरते आप एक मॉलिक्यूल बोल सकते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला यूनिट का मतलब क्या है। और इस एक फॉर्मूला यूनिट का जो मास होगा, अब आप देखो, अगर मैं लिख देता हूं जैसे 58.5 ऐड करने पर, ठीक है, एक में लिखूं 58.5 U और एक में लिखूं 58.5 ग्राम, तो ये क्या है? ये इसका रिलेटिव फॉर्मूला यूनिट मास है, रिलेटिव फॉर्मूला मास ऐसा बोल सकते हो। ये क्या होगा? ये होगा मास ऑफ वन फॉर्मूला यूनिट। ठीक है, और ये क्या होगा? ये हो जाएगा आपके पास इसका मोलर मास। तो ये डिफरेंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो ये तीन टर्म बेसिक हो गए, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए अब आता है क्वेश्चन का समय। मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा हूं, मुझे बताना सही क्या इसका आंसर होगा कि इफ इंस्टीड ऑफ 1/12 1/3 of mass of carbon 12 is taken as standard, then the new atomic mass of, चलो एल्यूमिनियम ले लेते हैं या सल्फर ले लेते हैं, सल्फर विल बी। ठीक है, ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शंस हैं 16, ऑप्शन 2 32। ठीक है, या फिर आपके पास आ गया 8, या फिर आपके पास आ गया 64। ठीक है, ट्राई करें, चलो दिमाग लगाओ, देखें आप सॉल्व कर पाते हो या फिर नहीं। चलिए तो देखें, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आई होप आपने भी ट्राई कर लिया होगा। देखो बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो बेसिक का अगर आप इस जो हमने सीखा फॉर्मूला वो लगाओगे तो उसको आप कर सकते हो। तो दो तरीके सिखा रहा हूं उस क्वेश्चन को करने के, ध्यान से देखना। मेथड नंबर 1, इसने आपसे कहा है कि अगर आपने 1/12 की जगह 1/3 को ले लिया, तो पहले तो हम मेन बात करते हैं अभी क्या था हमारे पास। पहले तुमसे बोलता हूं ओल्ड मॉलिक्यूलर मास या ओल्ड एटॉमिक मास, तो उसके हिसाब से हम क्या लिखते हैं कि भाई मास ऑफ वन सल्फर एटम आप लिख दोगे ऊपर
और डिवाइडेड बाय 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। ये हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू है। अब उसने बोला कि मैं इसे बदलना चाहता हूं। जो नया मास है, नया मास, वो नया मास ही कैसे लिखना चाहता है, ये ऊपर तो लिखेगा मास ऑफ वही 1 सल्फर एटम, वही वो तो बदलने से रहा, और नीचे की जो वैल्यू है वो 1/12 की जगह उसने कर दी 1/3 इंटू ये क्या बन जाएगा, मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। तो 1/12 की जगह उसने 1/3 कर दिया। ठीक है भाई, अब आप इन दोनों को डिवाइड कर दो। देखो जैसे डिवाइड करोगे दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो आपको दिख रहा है मास ऑफ 1 सल्फर एटम से मास ऑफ 1 सल्फर एटम कटेगा, मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम से मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम कट जाएगा। ध्यान देखना है, थोड़ा आप ऊपर नीचे कर सकते हो चीजों को। तो देखो ये 1/1/12 है, ये 1/1/3 है, तो 1/3 ऊपर आ जाएगा, 1/12 नीचे आ जाएगा। तो बेसिकली 12 ऊपर और 3 नीचे हो जाएगा, यानी रेशियो आ जाएगा 4। और जैसे ही रेशियो 4 आया तो देखो जो m न्यू है, देखो m ओल्ड अपॉन m न्यू की वैल्यू 4 आ गई है। तो बताओ जो नया मोलर मास होगा m न्यू, वो कितना हो जाएगा, m ओल्ड बाय 4। तो ओल्ड मोलर मास कितना था, ओल्ड मोलर मास जो था सल्फर का 32 था, अब उसका 1/4 तो के 8 आ गया। ठीक है, कुछ लोग इसको डायरेक्टली भी विजुलाइज कर सकते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूं। मेरे हिसाब से जो पुराना मोलर मास रहता है m ओल्ड, वो 32 है सल्फर का। दैट विल बी इक्वल टू क्या बनेगा, देखो मास ऑफ 1 सल्फर एटम, मास ऑफ 1 सल्फर एटम डिवाइडेड बाय क्या बन जाएगा, 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। बोलो ऐसा होगा, हो जाएगा ना। तो अब आप समझना मेरी बात को कि इसमें क्या होगा, ये 1/12 है, ठीक। अब वो इसको 1/3 करना चाहता है। क्या करना चाहता है, 1/3। बताओ क्या 1/12 को 1/3 में कन्वर्ट कर सकते हो, तो बिल्कुल कर सकता हूं। देखो इसको लिखो 32, ये वैसा का वैसा रहेगा, मास ऑफ 1 सल्फर एटम डिवाइडेड बाय, बताओ 1/12 को आप ऐसे लिख सकते हो, 4 इंटू नहीं, 1/4 इंटू 1/3। देखो 12 को, अब उसने बोला है कि नया जो स्टैंडर्ड है वो 1/3 हो गया है। देखो ये चीज हो गई। अब ये जो हो गया, ये नया मोलर मास बन गया m न्यू। तो देखो इसको निकालने के लिए 1/4 को इधर भेजो, तो m न्यू की वैल्यू कितनी हो गई, 32 इंटू 1/4 इज इक्वल्स टू 8। कैसे भी कर लो, दोनों से आपको आंसर सेम मिलेगा। अब आप देखो, अब वो 1 इसको कभी वो हाफ कर देगा, सॉरी है ना, कभी इसको वो हाफ कर देगा, कभी इसको 1/3 कर देगा, कभी 1/4। कुछ नहीं करना आपको, सिंपल है, रटना नहीं है। अब इस क्वेश्चन को देखो, आप क्लास में आपको जो भी क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको ऐसा लगेगा ये तो मुझे आ गया, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आप इनको खुद से दोबारा करें और खुद को समझाएं कि ऐसे ऐसे मैं इसका आंसर लेकर आया हूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस का ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। चलिए अब मैं चल रहा हूं आपके पास मोल्स के लिए। तो हम सीखने जा रहे हैं मोल कंसेप्ट, और मोल कंसेप्ट में सबसे पहले मैं आपको 1 मोल की एक बेसिक डेफिनेशन लिखवाऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको ध्यान रखना। कई लोग, मैक्सिमम लोग 1 मोल को सिर्फ Na की फॉर्म में आते हैं। हाँ भाई 1 मोल क्या होता है, 6.023 इंटू 10⁻23। जैसे आप लोगों को भी यही याद है, मैं आपसे कुछ बताऊं 1 मोल क्या है तो आप भी मुझे ये आंसर दोगे। लेकिन 1 मोल की एक बेसिक डेफिनेशन है। वो बेसिक डेफिनेशन क्या है, 1 मोल इज द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। क्वांटिटी में अमाउंट भी आ सकता है, ग्राम में नंबर भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। सो क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस which contains as many particles और units बोल दो, rather units as present in 12 ग्राम of कार्बन 12 एटम। तो 12 ग्राम कार्बन एटम में जितनी एटम्स प्रेजेंट होंगे उतनी ही यूनिट जो होती है 1 मोल होती है। मतलब बेसिकली 1 मोल का मतलब है 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 एटम। तो अगर कभी भी ये वैल्यूज बदली
तो उसकी वजह से मोल की वैल्यू क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। ठीक है, मैं आपको ये बताऊंगा कैसे हो सकती है, बट अभी आप फोकस करें, ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। 12 ग्राम कार्बन 12 में जितने एटम्स होंगे उसी नंबर को हम 1 मोल बोलते हैं, और कैलकुलेट करने पर ये वैल्यू आती है 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन 12, और इसी चीज को हम लोग 1 मोल बोलते हैं। यहीं से आया 1 मोल जो है वो बेसिकली 6.023 इंटू 10⁻12 एटम्स के बराबर होता है, और इस नंबर को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, एवोगैड्रोस नंबर के नाम से जानते हैं। समझ गए मेरी बात को? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक चीज तो आप ध्यान रखना। अब ये सीखने के बाद मोल्स कैलकुलेट करने के अलग अलग तरीके हैं, तो हमें वो तरीके तो सिखाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप फॉर्मूले आ सकते हो। तो देखो, मोल्स अगर आपको किसी चीज के कैलकुलेट करने हैं तो एक कैलकुलेट करते हैं उसके मास से, ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होते हैं, सिंपली उस सब्सटेंस का मास, ध्यान रखना ग्राम में लिखना होता है हमेशा, क्योंकि मोलर मास ग्राम में होता है, डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास। तो ये एक बेसिक फॉर्मूला है जो आप में से हम सभी को आता है, W/m। यहाँ पर W सब्सटेंस का मास है और m क्या है, उसका मोलर मास। ध्यान रखना, कई बार वो आपको नंबर ऑफ मोल्स बोल देता है, नंबर ऑफ मोल्स को कई बार हम नंबर ऑफ ग्राम एटम्स भी बोलते हैं, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, या फिर हम इन्हें अगर मॉलिक्यूल है तो नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स भी बोल देते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स होते हैं, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स, कुछ भी हम इनको बोल सकते हैं, बेसिकली सब कुछ नंबर ऑफ मोल्स ही होते हैं। एक चीज समझ में आ गई आपको बात? ठीक है, अभी इसको यूज करेंगे तो आपको यूज करते तो अच्छे समझ में आएगी चीजें, अभी मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। उसके अलावा नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का एक और मेथड होता है जो कि नंबर ऑफ पार्टिकल से होता है, और उसके अलावा गैस के वॉल्यूम से होता है। तो एक फॉर्मूला आप सभी लोगों ने और पढ़ा हुआ होगा, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स अगर आप एक सब्सटेंस के निकाल रहे हो तो वो होता है गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, उसके कितने पार्टिकल्स हैं और उसको आप किससे डिवाइड कर दोगे, Na से। और ऐसे ही होता है एक वॉल्यूम एट एसटीपी से, तो उसके बारे में आपसे बात करता हूं, बट आप समझें ये नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, इसको समझना। जैसे मैंने आपसे बोला 5 ग्राम एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, ये लैंग्वेज को समझना सीखो, फॉर्मल क्वेश्चन मत देखो, फॉर्मूले मत याद रखो, है ना। और मैंने लिखा 5 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन, क्या आप मुझे बता सकते हो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? लगाओ दिमाग, इतना तो पढ़ा हुआ है ही आपने, है ना। 5 ग्राम एटम्स ऑफ नाइट्रोजन का मतलब क्या हो गया, आपके पास 5 मोल नाइट्रोजन एटम्स है। क्या है? 5 मोल नाइट्रोजन एटम्स। ऐसे ही 5 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन का मतलब क्या हो गया, आपके पास 5 मोल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स। समझ पा रहे मेरी बात को? तो बहुत सिंपल है, 5 ग्राम एटम्स नाइट्रोजन का मतलब हो गया 5 मोल नाइट्रोजन एटम्स, और 5 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन का क्या हो गया, 5 मोल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स हो गया है। क्योंकि यहां ग्राम एटम्स लिखे हैं तो ग्राम एटम्स हैं, तो आपको मोल्स भी किसके मिलेंगे, एटम्स के। यहां पर ग्राम मॉलिक्यूल्स हैं तो यहां पर मोल्स भी किसके मिलेंगे, आपको मॉलिक्यूल्स के मिलेंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हुआ बेसिक मोल। अब मैं आपको पहले एक बार एसटीपी सिखा देता हूं, फिर इनके ऊपर बेस सारे फॉर्मूले सिखाऊंगा, बस मेरे साथ बने रहें, सब समझ में आएगा आपको। तो कई बार आपको एसटीपी कंडीशन यूज करनी पड़ती है। एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर। आपके जो भी डाउट रहेगा वो सब दूर कर दूंगा मैं, आप चिंता ना करें। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, एसटीपी का ये मतलब होता है। अब स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर कोई भी एक फिक्स, देखो स्टैंडर्ड कंडीशंस बताता हूं मैं आपको, या चलो सिंपल छोड़ो, आप तो लिख लो यहां पे। तो जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है वो तो होता है 0 डिग्री सेल्सियस, या फिर आप इसे 273 केल्विन बोल सकते हो, एंड 1 बार। जी हाँ, इसके एक्चुअली 2 कन्वेंशन चलते हैं, ये इसका नया कन्वेंशन है। अब हम इसी को लेकर चलते हैं एसटीपी।
इसका एक पुराना कन्वेंशन भी था जिसे हम लोग ओल्ड कन्वेंशन के नाम से जानते हैं। एक था आपके पास ओल्ड कन्वेंशन। तो जो ओल्ड कन्वेंशन था वो क्या था? वो था आपके पास 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm प्रेशर का डिफरेंस है। ओल्ड कन्वेंशन में प्रेशर हम 1 atm लेते थे, न्यू कन्वेंशन में प्रेशर को 1 बार लेते हैं। और आप ध्यान रखना इन दोनों के बीच का कन्वर्जन 1 atm जो होता है वो 1.013 बार के इक्वल होता है। ये इन दोनों के बीच में रिलेशन है, ठीक है। अब इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? इनकी कैलकुलेशन के लिए हम यूज करते हैं आइडल गैस इक्वेशन, जो कि होता है PV इज इक्वल्स टू nRT, ठीक है। तो अगर हम वॉल्यूम ऑफ 1 मोल आइडल गैस निकालें एट STP, तो फिर से दो कन्वेंशन के हिसाब से निकलेगी। एक तो निकलेगी ओल्ड कन्वेंशन के हिसाब से, ठीक है। तो ओल्ड कन्वेंशन के निकालो, वॉल्यूम V इक्वल टू nRT, तो मोल्स 1, R की वैल्यू हो गई 0.0821, टेम्परेचर हो गया 273 केल्विन और प्रेशर हो गया 1 atm। ये वैल्यू आएगी 22.4 लीटर्स। और अगर हम यही वैल्यू न्यू कन्वेंशन के हिसाब से निकालें, नए कन्वेंशन के हिसाब से, तो देखो V इक्वल टू होता है NR, ये R की वैल्यू 0.0821 होती है इंटू 273। नया कन्वेंशन में प्रेशर 1 बार, लेकिन जब हम R की वैल्यू 0.0821 यूज करते हैं तो हमारे पास रिस्ट्रिक्शन होता है कि हम प्रेशर सिर्फ ATM में यूज करें। तो 1 बार को ATM में बदलो तो 1/1.013 ATM बनेगा ये। और जैसे आप इसे कैलकुलेट करोगे वैल्यू आएगी 22.7 लीटर्स। तो बस इतना सा डिफरेंस है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पहले से पता होगा, बट नहीं है तो आप फोकस करें। पुराने कन्वेंशन के हिसाब से 1 मोल गैस का वॉल्यूम 22.4 आता है और नए कन्वेंशन के हिसाब से गैस का वॉल्यूम 22.7 आता है। तो अगर आपको किसी गैस का वॉल्यूम STP पर पता है तो आप वहां से उसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस जो होगा वो किसके इक्वल होगा? वो होगा उस गैस का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP डिवाइडेड बाय। अब आप इसको कौन से वॉल्यूम से डिवाइड करोगे? तो ध्यान रखना STP लिखा हुआ है तो आप 22.7 से डिवाइड करो। कई बुक्स में आज भी 22.4 यूज करता है, तो वो आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज से पता लग जाएगा, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर वो आपसे बोले कि वॉल्यूम STP पर नहीं है, तो देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, अगर उसने गैस का वॉल्यूम मेजर किया है, वॉल्यूम ऑफ गैस अगर मेजर किया गया है एट 1 atm एंड 273 केल्विन, तब आप उसे किससे डिवाइड करोगे? 22.4 से। तो जिन लोगों को पता नहीं है वो डिफरेंस समझ ले। आज की बात, अगर एग्जाम में STP लिखा हुआ है तो आप यही वैल्यू यूज करोगे। समझ गए बात को? तीसरी चीज, कई बार NTP लिखा हुआ मिल जाता है। NTP स्टैंड्स फॉर नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये यूज नहीं आता है अब, लेकिन अगर कहीं मिल जाए तो इसका मतलब वही 1 atm एंड 273 केल्विन होता है। लोड मत लेना, अगर कहीं किसी बुक में आपको NTP लिखा मिल जाए वहां पर भी आप 22.4 यूज करके काम चला सकते हैं। समझ गए मेरी बात को? तो ये टर्म्स एक बार आपको पता लग गए तो अब देखें तीनों तरह के टर्म्स को हम आपस में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक बार आप मुझे जगह दे, मैं इसमें पेज ऐड कर दूं एक। चलिए तो देखें आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब मैं आपको इनको तीनों को लिंक करना सिखाता हूं, ये तो आपको अच्छे से आता होगा। अब देखो आपके पास बेसिकली ना मोल्स कैलकुलेट करने के 3 मेजर फॉर्मूले हो चुके हैं। एक आप मोल्स कैलकुलेट कर सकते हो मास से, तो जब आप मोल्स मास से कैलकुलेट करते हो तो मास से मोल्स निकालने के लिए हम डिवाइड बाय मोलर मास कर देंगे, और मोल्स से मास निकालने के लिए हम मल्टीप्लाई बाय मोलर मास कर देंगे। अगर आपके पास नंबर ऑफ एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, बेसिकली अगर आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो अगर आप किसी चीज के नंबर ऑफ पार्टिकल से उसके मोल्स निकालना चाहते हो तो आप उसे डिवाइड बाय Na कर देंगे, और अगर आप मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई बाय Na कर देंगे। एग्जैक्टली इसी तरह अगर आपके पास वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP दिया हुआ है, ध्यान रखना STP का मतलब आप नया कन्वेंशन यूज करोगे तो वॉल्यूम से मोल्स निकालने के लिए आप डिवाइड बाय 22.7 करोगे, और मोल्स से नंबर ऑफ वॉल्यूम्स निकालने के लिए आप इंटू 22.7 लीटर्स करोगे।
तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज के ऊपर आप जरूर 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 ध्यान दें, ठीक है। अब इनको यूज करना बड़ा आसान है। जैसे मैं आपसे छोटे छोटे क्वेश्चन तो अगर मैं आपसे करवाऊं, मैं आपसे बोलूं कि भाई बताओ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 8.8 ग्राम CO2 गैस एट 1 ATM एंड 273। छोटे छोटे क्वेश्चन है। तो भाई आपको मास दिया है और आपको वॉल्यूम निकालना है, तो मास से वॉल्यूम रिलेट करने के लिए बीच में आपको पहले मोल्स पे जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप यहां पर क्या करोगे, CO2 के मोल्स निकालोगे। तो CO2 के मोल्स कैसे निकालेंगे, इसका मास डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास। आपको क्या करना है, पहचानना है कि डेटा क्या दिया है। तो भाई मुझे मास दिया है, पहले मैंने मास से मोल्स निकाल लिया। तो देखो ये आ गए 1/20 मोल्स, नहीं 88 है ना, 8.8 है, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, लाहौल विलाकुवत कर दिया। गिवन मास कितना है 8.8 डिवाइड बाय मोलर मास कितना होता है 44। तो ये वैल्यू आ गई 0.2 मोल्स। तो ये आ गए CO2 के मोल्स। अब बताओ मोल्स से वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, इनटू 22.7 क्योंकि एसटीपी दिया, सॉरी 22.4 क्योंकि यहां पर 1 ATM 273 दिया है। अगर ये एसटीपी देता तो हाँ मैं 22.7 करता, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा 4.48 लीटर्स। इस तरह क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स मैं भी आपको रिलेट करना सिखाऊंगा। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ मास ऑफ ओजोन गैस विच ऑक्यूपाइज let's say 45.4 लीटर्स एट एसटीपी। तो देखो अब आपको एसटीपी बोला है, तो पहले आप इस गैस के मोल्स निकालो, मोल्स ऑफ ओजोन बताओ कितने होंगे, इसका वॉल्यूम 45.4 डिवाइड बाय इसका मोलर मास, सॉरी डिवाइड बाय इसका वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम से मोल्स निकाल रहे हो तो आप 22.7 से डिवाइड करो, तो देखो आपको मिल जाएंगे 2 मोल मिल गए सिंपल। तो आपके पास 2 मोल ओजोन है। अब देखो मोल्स से मास निकाल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मोल्स से मास निकालना है इनटू मोलर मास। तो ये ओजोन के मोल्स हैं, इनटू इसका मोलर मास कर दो 48, तो आंसर आ जाएगा 96 ग्राम। तो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जिनसे आपको डील करना आना चाहिए, और मुझे पूरी उम्मीदें आते हैं, फिर भी मैंने इनको ले लिया है, ठीक है। चलिए अब देखें सेकेंड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस। अब मैं आपको एक तरीका सिखा रहा हूं, बिल्कुल अनबीटेबल तरीका है। कई बार आपको एक गिवन मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स निकालने पड़ते हैं, उसके अंदर किसी एक एलिमेंट का मास निकालना, तो बहुत सारी चीजें निकालनी होती है। वो सारे काम, ये जो मैं आपको टूल सिखा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे आप आगे तक यूज कर दोगे पूरे सिलेबस के अंदर। तो बहुत ध्यान से देखना। मान लो मेरे पास एक मॉलिक्यूल H2SO4 का है। क्या है, मेरे पास एक मॉलिक्यूल H2SO4 का है। बताओ एक मॉलिक्यूल H2SO4 में आपको कितने हाइड्रोजन एटम्स दिखाई दे रहे हैं, आपको 2 हाइड्रोजन एटम्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आपको एक सल्फर एटम दिखाई दे रहा है, और आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, 4 ऑक्सीजन एटम्स दिखाई दे रहे हैं। बोलेगा समझ आ रही, एक मॉलिक्यूल H2SO4 में आपको 2 हाइड्रोजन एटम दिख रहे हैं, एक सल्फर एटम दिख रहा है, और क्या दिख रहे हैं, 4 ऑक्सीजन एटम दिख रहे हैं। कोई दिक्कत है इसके अंदर? अच्छा बताओ, अगर मैं एक मॉलिक्यूल की जगह यहां पर Na मॉलिक्यूल्स ले लूं, किसके, H2SO4 के। Na मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 मैंने ले लिए, तो बताओ Na मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन एटम्स कितने हो गए, 2Na दिख रहा है ना। बताओ सल्फर एटम कितने हो जाएंगे, Na, और बताओ ऑक्सीजन एटम्स कितने हो जाएंगे, 4Na। क्या है सही, लिख सकता हूं, हाँ बोल दो, है ना। हाँ चलिए, अब आप जानते हो Na मॉलिक्यूल्स, Na का मतलब तो गया 1 मोल। अगर ये Na मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 है, इसका मतलब मैं सिंपली इस वैल्यू को 1 मोल H2SO4 लिख सकता हूं ना। बताओ इस वैल्यू को मैं कितना लिख सकता हूं, हाँ इसे मैं 2 मोल हाइड्रोजन एटम्स लिख सकता हूं, और इसमें मैं 1 मोल सल्फर एटम्स लिख सकता हूं, और इसको मैं 4 मोल ऑक्सीजन एटम्स लिख सकता हूं। तो ये आपके लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी, ये वाली चीज। इन दोनों को कंपेयर करो, इसलिए इन दोनों का सेम कलर रखा है। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो यहां से आप एक चीज देखने मिल रही है कि एक मॉलिक्यूल में जितने एटम्स होते हैं, उसके 1 मोल में
उतने ही उन एटम्स के मोल्स होते हैं। तो इसे हम लिखेंगे व्हाट्सएप वाले लैंग्वेज के अंदर ही, बिल्कुल नोट डाल के लिखें। जो लैंग्वेज हम सोशल मीडिया पे यूज करते हैं, इंग्लिश, ठीक है, कि जितने एटम्स एक मॉलिक्यूल में होते हैं उतने ही उन एटम्स के मोल उस मॉलिक्यूल के एक मोल में होते हैं। ठीक है, तो इस चीज पे आप जरूर फोकस करें, ये आपके काम में आएगा कि एक मॉलिक्यूल में जितने एटम्स हैं उतने ही उसके एक मोल में उन एटम्स के मोल्स होंगे। तो अगर आपके पास एक मॉलिक्यूल H2SO4 है, तो मान लो आपके पास एक मॉलिक्यूल H2SO4 दिया हुआ है, उसमें 2 हाइड्रोजन एटम है, तो एक मोल H2SO4 में कितने होंगे? 2 मोल हाइड्रोजन। अब अगर आपके पास एक मोल में पता है, बताओ एक मोल में 2 है, 4 मोल में कितने होंगे? 8, 5 मोल में 10, 6 मोल में 12, जितने मोल हैं इनटू करते जाओ, आपको उसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स मिल जाएंगे। अब आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स मिल गए तो आप इनसे बहुत सारी चीजें निकाल सकते हो। ध्यान देना, फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने आपसे कहा कि मेरे पास 4 मोल H2SO4 है, ठीक है। अब बताओ 4 मोल H2SO4 में कितने हाइड्रोजन एटम्स होंगे? तो बस कुछ नहीं करना, आंख बंद करो, मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा, इसमें 8 मोल हाइड्रोजन एटम्स हो जाएंगे। इसमें 4 मोल सल्फर एटम्स हो जाएंगे, इसमें 16 मोल क्या होंगे? ऑक्सीजन एटम्स हो जाएंगे। तो देखो मोल आ गए। अब मान लो आपको नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स निकालना है, तो बताओ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कैसे निकालोगे? तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स जो होंगे, भैया मोल है कितना? 8 मोल, एक मोल में होता है Na, 8 मोल में हो जाएंगे 8 इंटू Na, खत्म। आप बोलो नहीं मुझे तो हाइड्रोजन का मास निकालना है, तो निकाल लो मास ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। बताओ कैसे निकालेंगे? हाइड्रोजन एटम का मोलर मास कितना होता है? 1, तो 8 मोल्स इंटू मोलर मास, तो देखो 8 इंटू 1, आंसर आ जाएगा 8 ग्राम। आप बोलो नहीं मुझे तो ऑक्सीजन का मास निकालना है, निकाल लो। तो मास ऑफ ऑक्सीजन जो यहां पर है उसके मोल 16 इंटू उसका मोलर मास भी 16, आंसर आ जाएगा 256 ग्राम। आप एक गिवन मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकते हो, आप किसी भी एक गिवन एलिमेंट का मास भी निकाल सकते हो। तो इनसे आपको बहुत अच्छे से खेलना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपसे एग्जाम में पूछ लेगा, नहीं, आगे आने वाले चैप्टर्स में ये छोटे छोटे कंसेप्ट आपके बहुत काम में आते हैं, इसीलिए तो मैं इन पे इतना स्ट्रेस दे रहा हूं और आपको सिखा रहा हूं। आपको इन चीजों में परफेक्ट होना है। इसके 2 फायदे होंगे, एक आपका फोबिया दूर हो जाएगा और दूसरा आप आगे चलकर इन चीजों को अच्छे से यूज कर पाएंगे। चलिए तो प्रैक्टिस करते हैं इसकी। ये आपके सामने क्वेश्चन है। वैसे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को शुगर का फॉर्मूला पता है, बट नहीं पता है तो ध्यान रखें, वो होता है C12H22O11। अब आप इसे ट्राई करें। चलिए तो देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है। करना क्या है? 34.2 ग्राम शुगर, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप। ठीक है, 2 चीज आपको निकालनी है। तो आपको जो तरीका से उसके ऊपर आप फोकस करें। सबसे पहले आप शुगर के मोल्स निकाल लें। तो आप देखें अगर मैं यहां से मोल्स ऑफ शुगर कैलकुलेट करूं तो मोल्स ऑफ शुगर कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 34.2 डिवाइड बाय इसका मोलर मास निकालोगे 342, तो ये आ जाएगा प्लस 0.1। बस इतना सा आपने कैलकुलेट कर लिया तो आपका काम हो गया, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। आप देखो अगर आपके पास एक शुगर मॉलिक्यूल देखें, 1 मॉलिक्यूल ऑफ शुगर विच इज C12H22O11, देखो कितना आसान हो जाएगा अगर आप ये एक चीज सीख लो तो। बताओ 1 में 12 है ना, अगर मैं इसका 1 मोल ले लूं, 1 मोल 1 मोल C12H22O11, तो देखो इसमें कितना हो जाएगा? इसमें 12 मोल तो हो जाएंगे कार्बन, इसमें 22 मोल हो जाएंगे हाइड्रोजन, और इसमें क्या हो जाएगा? 11 मोल हो जाएगा ऑक्सीजन होगा। अब आपके पास इसका 0.1 मोल है, तो बताओ अगर आप 0.1 मोल C12H22O11 जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? 1.2 मोल कार्बन के। ठीक है, किसके इक्वल हो जाएगा? 2.2 मोल हाइड्रोजन के, और ये किसके इक्वल हो जाएगा? 1.1 मोल ऑक्सीजन के। देखो आपके पास सबके मोल्स आ गए। अब आपको सिर्फ नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, 2 तरह के। एक तो बोला नंबर ऑफ एटम्स, तो नंबर ऑफ एटम्स का होता है टोटल नंबर ऑफ एटम्स, और दूसरा आपसे कह रहा है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप।
तो देखो, अगर आपको नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप निकालना है तो 1.2 मोल कार्बन का मतलब हो गया आपके पास है 1.2 Na कार्बन एटम्स। अब बाकी तो वैल्यू रख के आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। इसका मतलब क्या हो गया बताओ? हाँ, ये हो गया 2.2 Na हाइड्रोजन एटम्स, और ये क्या हो गया 1.1 Na ऑक्सीजन एटम्स। हो गया ना? तो ये कार्बन एटम्स आ गए, ये हाइड्रोजन एटम्स आ गए, ये ऑक्सीजन एटम्स आ गए। अब आप इन तीनों को ऐड कर दो, तो जैसे आप इन तीनों को ऐड करोगे आपको टोटल नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे, बताओ वो किसके इक्वल होंगे? 1.2 Na प्लस 2.2 Na प्लस 1.1 Na। ओवरऑल ऐड कर दो तो वैल्यू आपको मिल गई 4.5 Na, और ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो समझने की कोशिश करें, बहुत आसान है। आप जो पहले मेथड सीखे हो सब भूल जाओ, इस पे फोकस करो, इससे आप बहुत जल्दी आंसर ला सकते हो, बहुत जल्दी। इसको कैलकुलेट करना सीखो। यहां से ना सिर्फ आप नंबर ऑफ एटम्स, आप और भी बहुत सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, देखिए जैसे एक और क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द मास ऑफ ऑक्सीजन 19.6 ग्राम H2SO4। तो 19.6 ग्राम H2SO4 में आपको मास ऑफ ऑक्सीजन निकालना है। चलो मास के साथ साथ मास एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स दोनों चीजें आपको निकालनी है। मान लो इसके अंदर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स भी निकालना है, ऑक्सीजन एटम्स। तो आप समझो आपके पास 19.6 ग्राम H2SO4 है। सबसे पहला काम क्या करो, इसके मोल्स निकाल लो। तो मोल्स ऑफ H2SO4 जो है वो कितने आ गए? इसका मास 19.6 डिवाइड बाय इसका मोलर मास 98, तो आपको वैल्यू मिल गई 0.2 मोल H2SO4 मिल गई। अब आप देखो, अगर आपके पास 0.2 मोल H2SO4 है तो 0.2 मोल H2SO4 में ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे? 0.8 मोल ऑक्सीजन एटम्स हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 0.8 मोल ऑक्सीजन एटम्स आपके पास हो गए ना? अब आप देखो, आपको निकालना है एक तो मास और एक नंबर। तो अगर आप यहां से नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स निकालो तो बताओ नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने हो गए? वो हो गए 0.8 इंटू Na। ठीक है, और एक आपको मास निकालना है। तो देखो मास ऑफ ऑक्सीजन, एक चीज ध्यान रखना, मास ऑफ ऑक्सीजन बोल दो, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम्स बोल दो, सेम ही आएगा। ठीक है, कैसे भी कैलकुलेट कर लो सेम आता है। तो आप देखो 0.8 इंटू इसका मोलर मास, एक ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है? 16। तो आंसर आ गया आपके पास 12.8 ग्राम। ठीक है, तो आप मास निकाल सकते हो, मोल्स निकाल सकते हो। अब उल्टा भी कर सकते हो। मैं एक और क्वेश्चन आपको करवाऊं। मान लो क्वेश्चन बोलूं कि व्हाट मास ऑफ H3PO4 will contain 2.4 Na ऑक्सीजन एटम्स। ये बोल रहा है कि H3PO4 के कितने मास में इतना ऑक्सीजन एटम्स होगा। तो भी आप ये कंसेप्ट यूज कर सकते हो, आपको रिवर्स चलना है। ध्यान से देखना, बताओ 2.4 Na ऑक्सीजन एटम्स को क्या मैं 2.4 मोल ऑक्सीजन एटम्स बोल सकता हूं? बोल सकता हूं। अच्छा चलो मैं फोकस करता हूं एक H3PO4 पर। तो अगर मेरे पास 1 मोल H3PO4 हो तो बताओ 1 मोल H3PO4 किसके बराबर होगा? 4 मोल ऑक्सीजन एटम्स के बराबर होगा। अब आप चलोगे रिवर्स, आपको ऑक्सीजन एटम से इसका मास निकालना है। तो देखो 4 मोल ऑक्सीजन एटम्स 1 मोल H3PO4 के बराबर है। तो बताओ जो 1 मोल ऑक्सीजन एटम्स होंगे वो किसके बराबर होंगे? वो बराबर होंगे 1/4 मोल H3PO4 के होंगे। तो 1 मोल ऑक्सीजन एटम 1/4 मोल H3PO4 के बराबर है। अब आप देखो आपके पास कितना ऑक्सीजन है? 2.4 यानी 2.4 मोल। तो अगर 1 मोल ऑक्सीजन एटम्स 1/4 मोल में है तो 2.4 मोल ऑक्सीजन एटम्स कितने में होंगे? तो वो जाएंगे 1/4 इंटू 2.4 दैट इज 0.6 मोल। तो भैया आपके पास 0.6 मोल H3PO4 है। 0.6 मोल H3PO4 में इतना ऑक्सीजन होगा। तो देखो आपको इसका मास निकालना है, तो 0.6 इंटू इसका मोलर मास होगा 98। सॉल्व कर लो, आपको इस कंपाउंड का मास मिल जाएगा।
तो आप दोनों तरफ चल सकते हो, आप गिवन मास में नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकते हो, आप नंबर ऑफ एटम्स से उस कंपाउंड का क्या निकाल सकते हो, मास निकाल सकते हो। दोनों चीजें आप यहां पर कैलकुलेट कर सकते हो, तो इसका आप ध्यान रखें। ठीक है, चलिए देखें अगला क्वेश्चन, व्हाट मास ऑफ CO2 कंटेन्स इतना एटम्स। अभी भी जो कराया एग्जैक्ट वही क्वेश्चन है। अब Na की जगह नंबर दे दिया, तो देखो सबसे पहले आप इसे डिवाइड कर दो 6.023 इंटू 10⁻23 से, तो आपको दिखाई देगा कि देखो ये इसको 2 टाइम्स कैंसिल कर रहा है, सॉरी 2 टाइम्स नहीं 0.2 टाइम्स, 22 23, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2/100 यानी 1/50 मोल्स। वो आप कैलकुलेट करके देख सकते हो ऑक्सीजन एटम्स, या आप इसे चाहो तो सिंपली 0.02 मोल लिख दो ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, आ गया ना। अब ये आ गया तो आपका आंसर आ चुका है। फिर से आप वही सेम तरीका, CO2 बताओ, अगर आप 1 मोल CO2 ले लोगे तो आपको उसमें ऑक्सीजन कितना दिखाई देगा, 2 मोल। तो मेरे पास 2 मोल ऑक्सीजन एटम्स होगा। तो जब 2 मोल 1 मोल में प्रेजेंट है तो बताओ 0.02 मोल कितने में प्रेजेंट होगा। वही सेम कर दो रेशियो, 1:2 है ना, तो यहां आ जाएगा 0.01 मोल CO2। ये लो, तो जो 0.02 मोल ऑक्सीजन एटम्स हैं वो 0.01 मोल CO2 में होंगे, और 0.01 मोल CO2 का मास कितना हो गया, इंटू 44 कर दो तो 0.44 ग्राम CO2। समझ में आ रही है आपको बात। तो इस तरह से आप इसे ध्यान रखें, यहां पर इतना ऑक्सीजन एटम होने के लिए CO2 का मास कितना होना चाहिए, 0.44 ग्राम होना चाहिए। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज के ऊपर आप जरूर ध्यान दें। क्लियर है, कर सकते हैं। तो अब इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस की आप जरूर प्रैक्टिस करना, आगे भी आते रहेंगे, हम इन कंसेप्ट्स को यूज करते रहेंगे। चलिए ये देखें, ये क्वेश्चंस वैसे तो मैं आपको ट्राई करने दे सकता हूं, बट इनमें आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो आपको कंफ्यूजन दूर करने के लिए ही मैंने क्वेश्चन लिए हैं। कैलकुलेट मास ऑफ H3PO4 विच कंटेन्स 4 ग्राम ऑक्सीजन। लैंग्वेज पढ़ना, कैलकुलेट मास ऑफ H3PO4 विच कंटेन्स 4 ग्राम ऑक्सीजन एटम्स। आप ट्राई कर लो एक बार, हो गया। डिफरेंस समझना लैंग्वेज का, यहां पर 4 ग्राम ऑक्सीजन है, यहां 4 ग्राम ऑक्सीजन एटम्स है। तो ये देखो, ये नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स है क्या, नहीं। कुछ लोग इसको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन बोल देंगे, नहीं ये भी गलत है। ये 4 ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन होते तो मैं बोलता, देखो अगर लैंग्वेज ऐसी होती 4 ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, तब हम इसे क्या बोलते हैं, 4 मोल। बट अभी वो भी नहीं लिखा हुआ तो हम ये भी नहीं लेंगे। ये कब लेते जब ऐसा लिखा हुआ होता। तो अभी दोनों चीज सेम है, 4 ग्राम ऑक्सीजन लिख दो, 4 ग्राम ऑक्सीजन एटम्स लिख दो। मैंने आपसे भी बोला था मास के केस में कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो मैं आपको समझाता हूं, चलो ये 4 ग्राम ऑक्सीजन है, इसे मैं O2 ले लेता हूं। 4 ग्राम O2 है मेरे पास, ठीक है। कह रहा है कैलकुलेट मास ऑफ H3PO4 विच कंटेन्स 4 ग्राम O2। बताओ आप क्या आप 4 ग्राम O2 के मोल्स निकाल सकते हो। तो मोल्स होंगे मास अपॉन मोलर मास, कितना हो गया 1/8 मोल O2। क्या हो गया 1/8 मोल O2। ठीक है, तो आप देखो अगर मेरे पास 1 मोल H3PO4 है, 1 मोल H3PO4 है, तो वो 4 मोल ऑक्सीजन एटम्स के, उसमें 4 मोल ऑक्सीजन। तो आपको फिर से उल्टा चलना है, आपको इसके मोल्स पता है। देखो 4 मोल ऑक्सीजन 1 मोल के बराबर है, तो बताओ 1 मोल ऑक्सीजन जो होगी वो 1/4 मोल H3PO4 के इक्वल होगी। तो बताओ 1/8 किसके बराबर हो गई, तो 1/8 मोल, अच्छा सॉरी ऑक्सीजन है, O2 के फॉर्म में लेना है, O2। देखो एक और छोटी सी प्रॉब्लम कर ली हमने, इसको ठीक कर लेते हैं। 4 मोल O2, बताओ क्या मैं इसे क्या मैं इसे 2 मोल O2 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना। आंसर सेम आएगा, आप देखना। O2 है तो 2 मोल O2 है, तो भैया 1 मोल O2 जो होगी उसके करस्पॉन्डिंग इसमें 1/2 मोल हो जाएंगे। बताओ आपके पास कितनी 1/8, तो 1/8 मोल O2 के करस्पॉन्डिंग इसमें कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 1/8 यानी 1/16 मोल H3PO4 आएगा। तो ये जो आपका 1/16 मोल H3PO4 है, आप इसका मास निकाल लो। तो मास ऑफ H3PO4 कितना आ गया 1/16 इंटू इसका मोलर मास है 98, तो ये आ गया 98/16। सही है, चलिए बहुत ही बढ़िया। अब आप आए यहां पर कैलकुलेट द मास ऑफ H3PO4 विच कंटेन्स 4 ग्राम ऑक्सीजन एटम्स।
अब आपके पास 4 ग्राम ऑक्सीजन एटम्स हैं, तो फिर से यहां पर आप मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स निकालो। ऑक्सीजन एटम्स कितने आ गए, 4 डिवाइड बाय इसका मोलर मास 16 होता है, तो 1/4 मोल ऑक्सीजन एटम्स आ गए आपके पास। ठीक है भैया, अब आप इसकी शक्ल देखो, बताओ अगर आपके पास 1 मोल H3PO4 है, कौन है, 1 मोल H3PO4, तो उसमें 4 मोल ऑक्सीजन एटम्स होंगे, होंगे क्या? 1 मोल H3PO4 में 4 मोल ऑक्सीजन एटम्स होंगे, होंगे। अच्छा बताओ, तो 1 मोल ऑक्सीजन एटम्स कितने में होगा? वो होगा 1/4 मोल H3PO4 में होगा। ठीक है, तो अब आपके पास देखो कितना, आपके पास 1/4 मोल, तो बताओ 1/4 मोल ऑक्सीजन एटम्स कितने में होंगे? इससे इधर निकालो, 1 में 1/4 है, तो 1/4 में 1/4 इंटू 1/4 दैट इज 1/16 मोल H3PO4 होगा, होगा। और अब आप इसका भी मास निकाल लो, तो यहां से आपको मास कितना मिलेगा, मोल्स इंटू मोलर मास। देखो सेम आ रहा है दोनों में, आना भी था, जो मैंने आपसे कहा अगर मास दिया है, मास, तो मास में आप ऑक्सीजन को O लिख लो या O2 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि मास तो सेम ही आएगा ना। हाँ, मॉलिक्यूल्स और एटम्स लिखा होगा तो इनमें डिफरेंस क्रिएट हो सकता है, बाकी इसमें कोई डिफरेंस। तो जो भी मैंने 3-4 क्वेश्चन आपको करवाए, इनको बहुत अच्छे से कर लें, ये आपके बेसिक्स को बहुत स्ट्रांग करेंगे। इनको आपको खुद से सॉल्व करके सीखना है, जब तक आपसे खुद से नहीं हो तब तक बार बार देख के करें, बट खुद से आप खुद को समझा पाएं कि ये जो आप लाइन लिख रहे हो, क्या आपको पता है कि क्या लिख रहे हो, या सिर्फ मेरा लिखा हुआ छाप रहे हो। अगर आप सिर्फ मेरा लिखा हुआ छाप रहे हो तो गलत है, आपको खुद को समझाना है इसका मतलब क्या है। सही है, चलिए बढ़ते हैं आगे और चलते हैं देखिए अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो इस बेसिक मोल कंसेप्ट था जो मैंने आपको सिखा दिया, इसको हम लोग अब आगे यूज करते रहेंगे। नेक्स्ट हम लोग सीखने जा रहे हैं एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास जो है, ये टर्म हम यूज करते हैं आइसोटोप्स के लिए या फिर एक आइसोटोपिक मिक्सचर के लिए। तो ये तो आप सभी जानते हो आइसोटोप्स क्या होते हैं। हाँ, वेरी गुड। आइसोटोप्स क्या होता है? आइसोटोप्स वो एलिमेंट्स होते हैं, ये वो एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो लेट्स से आपके पास कोई एक एलिमेंट है जो इस दुनिया में 2 आइसोटोप्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, Z1 बोल रहा हूं, ZXM1, क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम होगा, मास नंबर डिफरेंट होगा, और ZXM2। ठीक है, अब क्या है, इसका कुछ पार्ट इस एलिमेंट की फॉर्म में, कुछ पार्ट इसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। मैं आपको समझाऊं, क्लोरीन। क्लोरीन जो है, क्लोरीन के 2 मेजर आइसोटोप्स होते हैं, एक होता है Cl35 और एक होता है Cl37। Cl35 का जो परसेंटेज अबेंडेंस है वो 75% होता है, और 37 का जो परसेंटेज अबेंडेंस है वो 25% होता है। ठीक है, Cl35 75% है, Cl37 25% है। तो अब अगर मैं क्लोरीन का एटॉमिक मास लिखूंगा तो बताओ मैं 35 लिखूं या 37 लिखूं, है ना। हाँ, आपको पता है मुझे दोनों को कंसीडर करना पड़ेगा। तो एक्चुअली इसके लिए हम टर्म डिफाइन करते हैं एवरेज एटॉमिक मास, जिसमें हम दोनों आइसोटोप्स का कंट्रीब्यूशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? दोनों आइसोटोप्स का कंट्रीब्यूशन। ये जो आप एवरेज एटॉमिक मास या एवरेज मोलर मास टर्म पढ़ोगे अभी, ये किसी भी होमोजीनियस मिक्सचर पे हम अप्लाई कर सकते हैं। किस पे अप्लाई कर सकते हैं? किसी भी होमोजीनियस मिक्सचर, जैसे गैसेस का मिक्सचर हो गया, जैसे सोल्यूशन हो गया, जैसे आइसोटोप्स का मिक्सचर हो गया। ये आपके बहुत काम में आएगा आगे चल के। केमिकल इक्विलिब्रियम में बहुत काम में आता है, गैसीय स्टेट चैप्टर में भी आपके काम में आता है। तो इसलिए ध्यान रखना कि होगा क्या, मान लो मेरे पास इन दोनों का मोल परसेंट है, इसका मोल परसेंट है A और इसका मोल परसेंट है B, या ऐसा बोल दो इसके मोल से A, इसके मोल से B। ठीक है, तो किसी भी मिक्सचर के लिए जब हम एवरेज मोलर मास या एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला लिखते हैं तो एक सिंपल सा फॉर्मूला बनता है उसका, टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स। ये फॉर्मूला आप जरूर याद रखना। W total is total mass and N total is total moles। ठीक है, बताओ टोटल मास जो है भाई, इसका मोलर मास m1 है, मोल से A, इसका मास हो गया m1A प्लस इसका मास हो गया m2B अपॉन टोटल मास कितना हो गया A प्लस B। तो ये किसी भी आइसोटोपिक मिक्सचर के लिए एवरेज एटॉमिक मास या फिर एवरेज मोलर मास का एक सिंपल सा फॉर्मूला आ गया भाई। ये इसके मोल्स हैं, कई बार इसे मोल परसेंट बोल देता है, कई बार इसे इसकी परसेंटेज अबंडेंस भी बोल देगा, तो दोनों का मतलब एक ही है। तो देखो मोल्स इनटू मोलर मास, इसका मास आ गया m1 इंटू A,
इसका मास आ गया m2 इंटू बी और टोटल मास हो गया a प्लस बी। जैसे यहाँ अगर मुझे इस मिक्सचर का एवरेज आइसोटोपिक मास निकालना है तो कुछ भी नहीं है, इसका मास इंटू इसका परसेंटेज, सो 35 इंटू 75 प्लस इसका मास इंटू इसका परसेंटेज 37 इंटू 25 अपॉन टोटल 100। वैल्यू को कैलकुलेट कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा 35.5। क्या मिल जाएगा? 35.5। सिंपल है, सिंपल। अब यहां से एक और चीज देखो, क्लोरीन का आइसोटोप्स जो थे उनका मास तो 35 37 है, लेकिन क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 आ रहा है, फ्रैक्शनल आ रहा है। तो एक चीज ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं कि if atomic mass of an element is fractional, अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास या उसका मास नंबर फ्रैक्शनल आ रहा है, that means that the element exists in the form of isotopes। मान लो दुनिया में क्लोरीन सिर्फ Cl35 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता तो उसका एटॉमिक मास 35 ही होता, लेकिन वो 35.5 क्यों आ रहा है? क्योंकि क्लोरीन 35 की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर रहा है और 37 की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास फ्रैक्शनल आ रहा है तो उसका एक ही मतलब है कि वो एलिमेंट इस दुनिया में दो अलग अलग आइसोटोप्स की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस चीज पे आप जरूर ध्यान देना, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको एक्सट्रैक्ट करनी आनी चाहिए, आपसे पूछी जा सकती है। चलिए अब करते हैं एक क्वेश्चन, इसके ऊपर बेस्ड ट्राई करें इस क्वेश्चन को, मैं चाहूंगा आप इसे ट्राई करें। चलिए आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लिया होगा। देखो ऐसे क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, अगर आपसे नहीं हुआ है तो ध्यान से समझें। कह रहा है बोरोन नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है B10 और B11 आइसोटोप्स की फॉर्म में, एटॉमिक मास ऑफ बोरोन जो है वो 10.8 AMU है। ठीक है, अभी कह रहा है कि नेचर में दो आइसोटोप्स B10 और B11 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। हो रहा है मोल परसेंट ऑफ B10 बताओ। भाई देखो जब उसने परसेंट बोल दिया है तो आपको पता है टोटल तो 100 हो सकता है, तो अगर टोटल मोल में 100 मान लूं और अगर इसके x मोल्स हैं तो बताओ इसके कितने हो जाएंगे? 100 माइनस x। ये लो भैया क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। इस मिक्सचर का जो एवरेज एटॉमिक मास आना चाहिए वो क्वेश्चन में दिया हुआ है 10.8। ये लैंग्वेज है, बोरोन का एटॉमिक मास 10.8 है, तो देखो इसका मतलब ये आइसोटोप्स की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। वो बता भी दिया B10 B11 है, तो देखो m1 इंटू n1 10 इंटू x प्लस m2 इंटू n2 11 इंटू 100 माइनस x अपॉन 100। यहां से आप सॉल्व करोगे आपको x की वैल्यू 20 मिल जाएगी। मतलब इस मिक्सचर में 20% ये है और बाकी का 80%। दोनों का कंट्रीब्यूशन लगा के हमने इसका एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, चलिए अब देखो बढ़ते हैं आगे। एटॉमिक मास एक आइसोटोपिक मिक्सचर का सीख लिया आपने। अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं गैसियस मिक्सचर। ये ज्यादा काम में आता है, सबसे ज्यादा काम में आपके यही आएगा। ध्यान रखना गैसेस हमेशा एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाती है। क्या बनाती हैं? अगर आप दो या दो से ज्यादा गैसेस को मिक्स कर रहे हो सो गैसेस ऑलवेज फॉर्म अ होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, गैसेस हमेशा क्या बनाती है? एक होमोजीनियस मिक्सचर फॉर्म करती है। कौन? गैसेस। ठीक है, कोई भी गैस हो, H2 बस वो नॉन रिएक्टिंग होनी चाहिए। रिएक्टिंग तो ऑब्वियसली रिएक्ट करके कुछ और प्रोडक्ट बना देंगी, बट जो नॉन रिएक्टिंग गैसेस होती है वो हमेशा एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाती है। तो एक गैसियस मिक्सचर के लिए आप हमेशा एवरेज मोलर मास डिफाइन कर सकते हो। फंडा सेम है। अगर आप किसी गैसियस मिक्सचर के लिए एवरेज मोलर मास कैलकुलेट करना चाहते हो तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है टोटल मास, दैट इज W टोटल, वही टोटल मास ऑफ मिक्सचर। ठीक है, तो सिखा दिया मैंने आपको, तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं सिंपल। इसे हम लिख सकते हैं W टोटल अपॉन N टोटल। ठीक है, तो W टोटल, अब आप देखो मान लो आपके पास एक गैसियस मिक्सचर है, गैसियस मिक्सचर, और इस गैसियस मिक्सचर अगर हम बात करें तो इस गैसियस मिक्सचर में दो गैसेस हैं, एक है गैस 1 और एक दूसरी गैस है गैस 2।
ठीक है। इस गैस के मोल्स मान लो, मोल्स, इस गैस के मोल्स हैं N1 और N2, इस गैस का मोलर मास है M1 और इस गैस का मोलर मास है M2। तो यहां से आप जो M एवरेज है उसका फॉर्मूला सिंपली क्या लिख सकते हो, टोटल मास। तो टोटल मास हो गया M1 N1 प्लस M2 N2 अपॉन N1 प्लस N2। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आप सभी जानते हैं एक और फॉर्मूला इंपॉर्टेंट जो आप लोगों ने सभी ने पढ़ा हुआ होगा कि किसी भी गैस के लिए जो मॉलिक्यूलर मास होता है, किसी भी गैस का मॉलिक्यूलर मास वो क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी होता है। तो एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला हम एक गैसियस मिक्सचर पे भी लगा सकते हैं। सो फॉर अ गैसियस मिक्सचर क्या होगा, जो आप एवरेज मोलर मास लिखते हैं हम मोलर मास ऑफ मिक्सचर बोलते हैं, दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। समझ पाए मेरी बात को? तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इस चीज के ऊपर ध्यान देना। एक गैसियस मिक्सचर के लिए जो मोलर मास ऑफ मिक्सचर होता है वो 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर होगा। ठीक है। तो अगर आपसे कभी कभी क्वेश्चन वेपर डेंसिटी पूछ लेगा तो कुछ नहीं करना, मोलर मास निकालना, उसको 2 से डिवाइड कर देना, आपको वेपर डेंसिटी मिल जाएगी। कई बार वो आपको वेपर डेंसिटी दे देगा तो भी कोई बात नहीं, 2 से मल्टीप्लाई करना, आपको मोलर मास ऑफ मिक्सचर मिल जाएगा। तो उस पर तरह तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। आओ एक एक करके मैं आपसे मिलवाता हूं, हर एक वैरायटी में कवर कर रहा हूं ताकि फिर आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकें। आपको अगर कोई सोर्स नहीं मिलता तो एटलीस्ट लेक्चर में करवाए गए सारे क्वेश्चंस को खुद से जरूर सॉल्व करें, ये आपको करना ही होगा। ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ना, इसमें आप गलती कर सकते हो, आप चाहो तो इसे ट्राई भी कर सकते हो। चलो कर लो एक बार ट्राई। चलिए डिस्टर्बेंस आ गया था, है ना, कोई नहीं। तो अब आप ध्यान से पढ़ो, आप इसमें गलती कर सकते हो, कुछ लोग इसको पढ़ते ही नहीं है। देखो ये मास रेशियो है, मास रेशियो, और हमने जो फॉर्मूला लगाया उसमें हम पढ़ते हैं मोल्स। तो डिफरेंस है, समझना। और ये बहुत अच्छी चीज आप सीखो इसको भी। आपके पास एक गैसियस मिक्सचर है, उस गैसियस मिक्सचर में 2 गैसेस हैं, एक है ओजोन O3 और एक है CO2, और इन दोनों के मास का रेशियो दिया हुआ है। मास रेशियो कितना है, 2:1। और एवरेज मोलर मास निकालने के लिए मुझे चाहिए मोल्स का रेशियो, मोल्स चाहिए मुझे। ठीक है। तो मोल्स कैसे निकालूं भाई, ये मास है, बताओ मास से मोल्स निकालने के लिए क्या करते हैं? हाँ सिंपल, मोलर मास से डिवाइड करते हैं ना। तो अब यही काम करो, ओजोन को उसके मोलर मास से और CO2 को इसके मोलर मास से डिवाइड कर दो। तो देखो ये आ गया 24, 4 से उड़ाओ तो ये बनेगा 6 4 24, है ना, और 11। तो देखो इनके मोल का रेशियो आ जाएगा 11:6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये पूरे को 11 और 6 का एलसीएम तो आपको आता है 66, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर मिल जाएगा। तो ये आ गया इनका मोल रेशियो, 11:6 आ गया। चलिए अब आप देखें, अब अगर आप इस मिक्सचर के लिए M एवरेज कैलकुलेट करोगे, M एवरेज, तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, M1 इंटू N1, तो 11 इंटू 48 प्लस M2 इंटू N2 6 इंटू 44 अपॉन N1 प्लस N2, तो टोटल मोल्स आ गए 11 प्लस 6। और इस तरह से आप इस मिक्सचर का एवरेज मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हो। समझ में आ गई बात? तो बहुत आसान है और बड़ी आसानी से आप इसके साथ क्या कर सकते हो, डील कर सकते हो। क्लियर है? चले आगे। तो समझना क्वेश्चन में डेटा क्या दिया उसको अच्छे से पढ़ना सीखो। अगला क्वेश्चन देखो, एवरेज मोलर मास ऑफ अ गैसियस मिक्सचर कंटेनिंग NO एंड NO2 इज 38। तो आपके पास एक गैसियस मिक्सचर है, गैसियस मिक्सचर, ठीक है। अब इसमें 2 गैसेस हैं, एक है NO और एक है NO2। अब आपको उसने एवरेज मोलर मास दिया है, इस मिक्सचर का जो एवरेज मोलर मास है वो 38 है, ठीक है। और आपको हर गैस का मोल परसेंट निकालना है। तो मान लो इस गैस का मोल परसेंट है X, तो बताओ इसका मोल परसेंट कितना होगा, 100 माइनस X होगा। तो M एवरेज अगर आप कैलकुलेट करोगे 38, वो किसके इक्वल होगा, M1 इंटू N1, तो देखो 16 प्लस 14 30 इंटू X इसका मोलर मास, प्लस 46 इंटू 100 माइनस X अपॉन टोटल मोल्स कितने आ गए, इसे आप सॉल्व कर लो, आपको X के लिए 50 मिल जाएगी, यानी 50% इसका होगा और 50% इसका होगा। सिंपल सिंपल, सब कैलकुलेट कर सकते हो आप।
मोलर मास दिया है, मोल परसेंट ऑफ ईच गैस निकालनी है, वो भी आप यहां से आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़े। ये देखें वेपर डेंसिटी, तो आपसे कहा था ना वेपर डेंसिटी ऑफ गैसेस मिक्सचर कंटेनिंग SO2 एंड SO3 इज 36। व्हाट विल बी द मोलर कॉम्पोजिशन ऑफ द मिक्सचर। अब आपको मिक्सचर की वेपर डेंसिटी दे दी है, दे देने दो। अगर आपको मिक्सचर की वेपर डेंसिटी पता है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको इस मिक्सचर का मोलर मास भी पता लग जाएगा, 72 लग गया। अब देखो इसमें फिर से दो गैसेस हैं, एक है SO2 और एक है SO3। एक का मोल परसेंट x तो दूसरे का 100 माइनस x। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। बताओ एम एवरेज का फॉर्मूला m1 इंटू n1 तो 64 इंटू x प्लस m2 इंटू n2 80 इंटू 100 माइनस x अपॉन द टोटल कितना हो जाएगा 100। इसे सॉल्व करके आंसर निकाल लो, आपको फिर से दोनों गैसेस का मोल परसेंट मिलेगा। बहुत आसान है, वेपर डेंसिटी दे दी तो भी कोई बात नहीं, आप उससे मिक्सचर का मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हो। और है ये देखो, ये एक और क्वेश्चन है डेंसिटी ऑफ अ गैसियस मिक्सचर। तो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं। हाँ, आप इस क्वेश्चन में दिमाग लगाएं। नेक्स्ट क्लास हम यहीं से शुरू करेंगे और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कुछ और चीजों के साथ। मैं आपको सिखाऊंगा कि स्टोइकियोमेट्री क्या होती है, कैसे यूज करते हैं। परसेंटेज कंपोजिशन हम आगे चल के पढ़ेंगे स्टोइकियोमेट्री के बाद, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टोइकियोमेट्री जो आपको सीखना चाहिए। तो बेसिक मोल्स मैंने आपको आज सिखा दिए हैं जो आपके आगे तक काम में आएंगे, ठीक है। बाकी आपने बहुत सी चीज पढ़ी हुई होगी, कोई जरूरत नहीं है, सब यूज आती रहेंगी धीरे धीरे काम करते करते। बट अभी आप इनके ऊपर फोकस करें। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, आप इसमें अपना दिमाग दौड़ाएं, ठीक है। खुद से करना, किसी बुक से ढूंढ ढांड के ऐसा क्वेश्चन देख लिया उसको छाप दिया, नहीं, ये सब नहीं करना है। आपको मेरे सामने कुछ नहीं प्रूव करना है, आपको आगे जाके एग्जाम में मार्क्स लाने हैं। उसके लिए आपकी लॉजिकल एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन पे दिमाग लगाएं, ठीक है। मैं आपको आइडिया देता हूं, एक इक्वेशन होता है, हम बोलते हैं डेंसिटी फॉर्म ऑफ आइडल गैस इक्वेशन। हिंट दे रहा हूं, डेंसिटी फॉर्म वो होती है PM इज इक्वल्स टू DRT। तो किसी भी गैस या किसी भी गैसियस मिक्सचर पर आप इसे अप्लाई कर सकते हो। ट्राई करें इस क्वेश्चन को। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास, यहां से आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।